नमस्कार दोस्तों, मैं दयानंद सिंह आपको 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कुछ खास बात करेंगे आज 2020 के बारे में कि हमें 2020 में क्या हुआ और क्या कैसे झेले, क्या क्या सीखे, क्या फ़ायदे हुए। ये सब हमें बहुत अच्छे से जानकारी करेंगे कि क्या क्या हुआ पिछले साल में। 2021 तो आ गया, इसको हम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। और हम सब कामना करते हैं कि सबके जीवन में जो 2020 में घटनाएं हुई या बहुत परेशानियां हुई वो हमें कम से कम झेलना पड़े और इस साल में अच्छा अच्छा जीवन व्यतीत हो सबके जीवन में, ये हम कामना करते हैं और ऐसी शुभकामनाएं देते हैं। और सबके जीवन में बहुत सारी ढेरों सारी खुशियां आए और सबका जीवन सरल हो। जो कठिन समय 2020 में हमने निकाला वो बहुत ही मुश्किल भरा रहा, लेकिन इस मुश्किल भरे समय में भी हमें बहुत सारी शिक्षाएं दी गई जो एक समय के चक्र को भली भांति समझाता है कि समय किस तरह से मनुष्य के जीवन काल को कहीं भी घुमा सकता है, कहीं भी मोड़ सकता है। उस तरह से हम सोचेंगे तो 2020 हमारे लिए एक कुछ अच्छी सबक भी दे गई, जीवन का सबक जो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और उसके मुताबिक उस परिस्थितियों को सोचते हुए हम आगे की योजना बना सकते हैं। आगे के संभावनाओं को तलाश सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे 2020 में जो कोरोना वायरस सबके जीवन को हर तरह से प्रभावित किया, हर तरह से जीवन को झकझोरा, उससे हमें ये सबक मिलता है कि जीवन में हम कभी भी एक ही जीवन यात्रा और एक ही जैसा जिंदगी नहीं जी सकते। हमें हमेशा जीवन में परिवर्तन जरूरी है और जीवन में परिवर्तनशील होना बहुत जरूरी है। ये एक सबक बहुत ही ज्यादा मिला। जैसे कि कोरोना काल में हम घर पे बैठ गए, कभी हमने सोचा ही नहीं था कि हमें घर पे भी बैठना पड़ेगा। लेकिन कोरोना वायरस ने हमें ये सबक सिखाया कि हम कैसे घर पे बैठना पड़ेगा, ऐसी मजबूरी ला दी कि ऑलमोस्ट 100% लोगों को घर पे लाके रख दिया। इस तरह से हम ये सबक सीखे कि हमें हमेशा अपनों से दूर नहीं रहना चाहिए, अपनों से करीब रहना चाहिए। जिसे कोरोना ने सिखाया कि एक साथ रहना कैसे सीख सकते हैं। जैसे भारतवर्ष देश है अपना, इसमें तो हम लोग एक साथ ही रहते हैं, पहले से भी रहते आए हैं। और संयुक्त परिवार मतलब ज्वाइंट फैमिली का जो कंसेप्ट है, जो यहाँ भारतवर्ष में भी है, जो विदेशों में नहीं है। तो कोरोना के समय में भारतवर्ष के लोगों के लिए ये सबक था। वैसे विदेशी लोगों के लिए ये तकलीफ भरा था, क्योंकि हम भारतवर्ष में तो साथ में रहने के लिए एक पहले से ही आदि थे। लेकिन विदेशों में लोग अलग अलग रहते हैं, वहाँ न्यूक्लियर फैमिली, सूक्ष्म सूक्ष्म परिवार है। बाल बच्चे भी 18 साल के बाद इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। वैसे भारत में नहीं है, यहाँ बड़े बूढ़े तक भी एक साथ ज्वाइंट परिवार में रह के जीवन यापन करते हैं। तो वो उसकी महत्ता इस हम कोरोना में समझ गए। और ये सबक लेते हुए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम एक साथ एक दूसरे से कदम कदम मिला के एक दूसरे का भविष्य सुधारते हुए, एक दूसरे का जीवन में दुख सुख का दुख सुख के साथ एक दूसरे का सहयोग करते हुए कैसे आगे जा सकते हैं। ये हमें बहुत अच्छे से सबक मिला और ये कोरोना काल ने हमें सिखाया। तो ये 2020 इस नजरिए से देखे तो बहुत एक अच्छा सबक भी देके गया कि जीवन में मनुष्य कितना भी ऊंचाइयों को छू ले, लेकिन जीवन चक्र के और ये जीवन जो काल है उसके और जो प्रकृति है उसके आगे हम नतमस्तक होना ही पड़ता है। और यह 2020 ने हमें सीखा कि हम एक मनुष्य है, एक तुच्छ प्राणी से अलावा इससे ज्यादा हमारी महत्ता कुछ नहीं हो सकती। हमने बहुत सारे खोज किए, बहुत सारे रिसर्च किए, बहुत सारे ज्ञान निकाले, लेकिन इसने सबक सिखाया कि बहुत कुछ करते हुए भी हम कुछ नहीं करना जरूरी। जिस तरह से भारत में हम नमस्कार करते हैं, तो ये इसका एक बहुत विशेष महत्व बढ़ गया कि हम किसी से पास में ना आए, दूर से दूर मिले। तो ये पहले से ही हमारे संस्कार में भरा है कि हम दूसरे को नमस्कार करें, दूसरे से एक दूसरे से दूरी बना के ही रहे। ये कोरोना ने सिखाया, जो कि हमारे यहाँ पहले से ही उस सिस्टम में हमारे संस्कार में मौजूद है। तो ये
विदेशियों के लिए नया था, हमारे लिए नया नहीं था। लेकिन हमारे जीवन यापन में जो पश्चिमी संस्कार है, पश्चिमी संस्कृति को जिस तरह बढ़ावा दिया गया, उस तरह से हमारे संस्कार को, हमारी संस्कृति को विनाश किया गया। तो इसमें हम सबक सीखते हैं कि हमारी जो जड़ है, जो हमारी धारणा है, हमारी जो प्रेरणा है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। उसको हमें आगे बढ़ाते हुए, देखिए हम मैं कहना चाहता हूँ कि आधुनिक होना, मॉडर्न होना बुरी बात नहीं है। लेकिन मॉडर्न किस ओर जाना चाहिए। मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी विशेषता को, अपनी अच्छाई को, उसको बुरी नजर से देखें, उसको लिए बुरा करें, नहीं। हम आधुनिक बने, कहाँ बने? इंडस्ट्री में बने, टेक्नोलॉजी में बने, अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी लाए, विकास करें। नहीं, जिस तरह से आजादी के बाद हमारे देश में एक क्वालिफाइड आदमी को, शिक्षित आदमी को जिस तरह से पीछे किया गया, उनको एक अपॉर्चुनिटी नहीं गई, और जिस तरह से करप्शन है, जिस तरह से गलत लोगों का बढ़ावा मिला, तो एक समय आ गया ऐसा कि जो अच्छे लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड, उनको एक घुटन सी होने लगी जिंदगी में, घुटने लगे कि मतलब अभी यहाँ एक कंसेप्ट हो गया है कि हम गलत करेंगे, गलत तरीके से पैसा कमाएंगे तो हम बहुत अच्छे हैं। और जो इंसान जितना अच्छा हो, और कितना भी अच्छा क्यों ना, तो उसको उस नजर से नहीं देखा जाए क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है या पैसे की कमी है। तो एक जो अपने भारतवर्ष में या दुनिया में कहीं भी एक कंसेप्ट जो हो, ये हमें लगता है कि बहुत गलत है और ये अच्छा नहीं है। हम आगे बात करते हैं बच्चों का, और साथ में बात करेंगे टीचर का भी, शिक्षक का भी। तो ये कोरोना काल में ऐसा हुआ कि सारे स्कूल बंद करने पड़े, क्योंकि सबसे खतरा अगर देखें तो बुढ़ों को और बच्चों को था, नौजवानों को थोड़ा कम था। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने, सरकार ने जो हमारे व्यवस्था की कि बच्चों का स्कूल पूरी तरह से बंद किया जाए। जो बच्चे पढ़ाई करने वाले थे उनकी पढ़ाई में रुकावट आई। साथ में टीचर जो, खासकर टीचर जो प्राइवेट थे, जो खुद पढ़ाते थे, ट्यूशन पढ़ाते थे, घर पे पढ़ाते थे या स्कूल में पढ़ाते थे, उनकी नौकरी खतरे में आई। जो प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाते थे उनको ट्यूशन बंद हो गया, और ये अभी भी समस्या बनी हुई है जो कि कुछ बड़े 10वीं 12वीं के बच्चे ही हैं जो आगे पढ़ाई कर रहे हैं, उनका स्कूल खुलना चालू हुआ है। लेकिन 5वीं तक 6ठी तक जो बच्चे हैं अभी भी घर पे ही हैं, उनका एजुकेशन अभी ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन से ख्याल आया कि ऑनलाइन एजुकेशन आज के समय में, इस कोरोना काल में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने जा रहा है। और ऑनलाइन शिक्षा जो है वो आगे भी, पहले से भी चालू था ऐसा नहीं, लेकिन कोरोना काल में इसने अपना विशेष योगदान दिया और लोग कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, और शिक्षक भी बहुत सारे हैं जो मेहनत कर रहे हैं। हाँ, एक जो फिजिकल अटैचमेंट होता है और जो डिस्टेंस पे होता है लर्निंग, दोनों में डिफरेंस होता है। जो सामने फेस टू फेस होके पढ़ाई होती है, एजुकेशन होती है, उसमें और ऑनलाइन में डिफिकल्टी तो है। बट आगे आगे जो जीवन को रोकना नहीं है, तो कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव है। तो इसमें ऑनलाइन, और एक ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू बहुत सारे टीचर कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत सराहनीय है। और बहुत टीचर अच्छी से कोशिश भी कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो ये बच्चों के लिए, भविष्य के लिए अच्छा है। छोटे बच्चे के लिए थोड़ा कठिनाई है कि बहुत ज्यादा देर तक पढ़ नहीं सकते हैं। हाँ, इसमें एक डिसएडवांटेज हो रहा है, जो हम अच्छा कहेंगे बुरा कहेंगे, कि छोटे छोटे बच्चे मोबाइल के एडिक्टेड हो, क्योंकि और आज के टाइम में हम जो बड़े लोग हैं हम मोबाइल चलाते हैं, हमारे बच्चे देखते हैं तो वो भी मोबाइल चलाना सीख रहे हैं। और अब जो पढ़ाई कर मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे कर रहे हैं, तो इससे जो इलेक्ट्रिक मीडिया का माध्यम का जो इस्तेमाल हो रहा है वो बढ़ते जा रहा है। ये थोड़ा कहीं ना कहीं नुकसानदेह भी है, लेकिन मजबूरी है ऐसे समय में उनका पढ़ाई भी रखना जरूरी है, क्योंकि एक हमारे भविष्य का सवाल है। बच्चे ही हमारे भविष्य है, ये सबको पता है। तो हम अपने भविष्य को ऐसे नुकसान, तो उनके समय को नुकसान करना हमारे लिए बहुत ही बुरा है। तो बुरा है तो उस चीज को खत्म करना है, और एक अल्टरनेटिव व्यवस्था है कि ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। और इसके लिए टीचर्स टीचर्स जो है उनके लिए बहुत मुश्किल भरा समय रहा है। उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि नए साल में उनका एजुकेशन सिस्टम में सुधार आए, और उनकी जो दुर्गति हुई है उसमें सुधार आए, और वो अच्छा जीवन व्यतीत करें।
और मैं सरकार से भी कुछ कहना चाहूंगा कि उनके लिए भी कुछ व्यवस्था हो, क्योंकि सबसे जो प्रभावित हुए हैं, न तो इनको सरकार कुछ दे रही है, और जो गार्जियन बच्चे पढ़ाते हैं वो भी तो छुड़ा दिए, तो उनका महीना नहीं आ रहा, उसका फीस नहीं आ रहा है। इस वजह से उन्हें हर तरह से मार झेलनी पड़ रही है, क्योंकि इनके लिए कुछ करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। अभी दूसरी बात हम करेंगे मजदूरों की। मजदूर वर्ग जो गाँव से, दूर दराज के गाँवों से आके शहरों में बसते हैं और मजदूरी करते हैं, लेबर जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं। कोरोना काल में कुछ कुछ लोगों की वजह से, या कहे तो भ्रम फैलाया गया, अफवाह फैलाया गया, उनको सुविधाएं ना देते हुए उनको अपने गांव तक जाने के लिए मजबूर किया गया। कुछ लोग अफवाह के चक्कर में अपने गांव भाग के गए। इस तरह से उनको जो कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी, तो उसमें भी हम एक पॉजिटिव और नेगेटिव सोच सकते हैं। कुछ लोग डर के भाग गए, कुछ लोग रुके नहीं। अब भले काम कहीं भी करते थे, लेकिन वहाँ काम कर सकते, क्योंकि 1-2 महीने के बाद कंपनियां चालू हो गई, लेकिन उन्होंने रुका नहीं, और किसी गवर्नमेंट ने रोकने की कोशिश नहीं की। और इसके अलावा क्या हुआ कि लोग भागने लगे, और लोग अपने गांव से पैसा मांग के ट्रक में, ट्रॉली में, कैसे कैसे भी गए। तो ये बहुत दुखदाई समस्या, मतलब एक समस्या थी, और एक दुखद घटना थी जो लोगों को झेलना पड़ा, गरीबों को झेलना पड़ा। तो एक सबक देता है कि हमें ऐसे समय में एक संयमित संयमित तरीके से ही कुछ निर्णय लेना चाहिए, जो लोगों को और उनको फिर वहाँ गांव में जाके फिर वहाँ काम नहीं, या वहाँ कुछ ढंग से रहने का व्यवस्था नहीं, तो उनको फिर से शहर में भागना पड़ा। और ट्रेन बंद थी, ट्रैफिक, मतलब सारे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं बंद थी, तो उनको फिर वापस आना इतना कठिन। तो इस तरह से एक मनुष्य को, या एक खास तरह के गवर्नमेंट ने उसके लिए प्रोविजन नहीं किया, उसके लिए प्रावधान नहीं किया, तो इस तरह से प्रॉब्लम हो गई और समस्या खड़ी हुई। तो हमें उसके बारे में सोचना चाहिए कि आगे भविष्य में हमारे देश में या कहीं भी ऐसी समस्या ना आए कि कोई महामारी आए, कोई बीमारी आए, तो लोगों को भागना पड़े, जाना पड़े, हटना पड़े, और एक जगह से उस जगह फिर से विस्थापन करना पड़े। जिस तरह से हमारे देश में जो एग्रीकल्चर, कृषि व्यवस्था है, उसमें एक अल्टरनेटिव व्यवसाय को न देकर शहरीकरण की तरफ जिस तरह से भगाया गया, जिस तरह से ले जाया गया, उससे ये समस्या पैदा हुई। अगर हम वो गांव में ऐसी व्यवस्था करते और शहरों में भी ऐसी व्यवस्था करते, लोग एकदम भीड़ जमा नहीं करते एक जगह, मतलब विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम के जैसा काम करते, तो ऐसी समस्या नहीं आती। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको फिर से नए साल की मुबारकबाद देता हूँ, और सभी के जीवन में खुशियाँ आए और ऐसी कठिनाइयों का सामना नहीं करे, और इसी वचनों के साथ, इसी विचारों के साथ अपनी वाणी पे पूर्ण विराम देता हूँ, और आगे नए विचारों के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्ते।